करेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। तो आपने सुना कि हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म का जिस तरह का बयान है, और 2024 का लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, और मेरे साथ इस वक्त सरदार दया सिंह साहब ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष हैं और निर्दलीय तौर पर नई दिल्ली लोकसभा की उम्मीदवार भी हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मनमोहन सिंह के ज़माने में जो बातें उन्होंने कही है, क्या ये बातें तथ्य है, सच है, या वो बहक गए इस वक्त इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए? जी दया साहब। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 1948 के उन वायदों को याद रख लेना चाहिए जब गांधी जी ने 1947 में विभाजन के समय ये कहा था कि मुस्लिम और सिखों को इस भारत का हिस्सा रहे, हिंदुस्तान का हिस्सा रहना चाहिए और हम उनके हक और हकूक़ बराबर के रखेंगे ताकि उनके साथ कोई भी ज़्यादती नहीं हो सकेगी। उनके धर्म हो, उनकी शरीयत, उनके सारे कानून जो हैं उनको, उनकी भावनाओं को, उनके कल्चर का ध्यान रखा जाएगा। इसलिए ये देश हिंदुस्तान से भारत बना और भारत एक सेकुलर कंट्री बना। इसलिए हम उन वायदों का ध्यान रखते हुए उनको समझना चाहिए कि अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये मानती है कि 4% जो है दलित मुस्लिम जो है वो अपर लेवल पर है और 14% उनका बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसका दलित से भी हालात ख़राब है, तो मैं समझता हूँ कि सरदार मनमोहन सिंह जो एक इंटेलेक्चुअली नहीं, देश के जाने माने वाले अर्थशास्त्री भी थे, सफल खजाना मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, मैं समझता हूँ कि सिख और मुस्लिम को फिर से मुख्य धारा में लाने का श्रेय अगर किसी को मिलता है वो सरदार मनमोहन सिंह जी को मिलता है। और मनमोहन सिंह ने सत्य ही कहा कि उन लोगों को अपने साथ तभी लिया जा सकता है जब उनके साथ बराबर का सलूक किया जाए ताकि उनका विकास हो, वो आगे बढ़े। और जबकि उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भी ध्यान होना चाहिए कि वक़्फ़ की और औकाफ की प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर सरकारी तंत्र बहुत नियंत्रण है, तो उनके पास उनको मिलता कहाँ है? नहीं तो अगर उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस कर दी जाए तो उसी से वो उनके सफिशेंट हो जाता है, तो या तो वो कर लें। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को मनमोहन सिंह जी के ऊपर ये इतराज़ है तो वो औकाफ और वक़्फ़ की प्रॉपर्टी मुसलमानों को वापस कर दें। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को ये सोच समझ के बात करनी चाहिए थी, उनको ये ध्यान रखना चाहिए तो ये देश हम सब का है, ये केवल हिंदू राष्ट्र नहीं है और केवल हिंदुओं का नहीं है, ये देश हम सब का है। इसीलिए सिखों और मुसलमानों ने उन वायदों के ऊपर खड़े उतरे और इस देश का हिस्सा बने और उन्होंने अपनी सारी की सारी जो ताकत थी वो इसी में झोंक दी कि ताकि ये सेकुलर बने। नहीं तो उनके पास तो राजसत्ता सिखों का पास भी थी और मुस्लिम के पास भी राजसत्ता, उन्होंने तो अपनी राजसत्ता को गंवाया, उन्होंने तो अपनी ताकत को गंवाया। तो इसका और माइनॉरिटी का जो अर्थ है ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए। माइनॉरिटी क्यों आया? माइनॉरिटी इसलिए शब्द आया कि मुस्लिम के साथ और सिख राज था, इन दोनों ताकतों को आप उनका हक जो है ब्रिटिशर्स ने वापस लिया और फिर ब्रिटिश जाने लगे तो उनकी ड्यूटी बनती थी, उनका कर्तव्य था, उनका जिम्मेदारी थी कि वो अपनी जो सरकारें जिनसे उन्होंने सत्ता ली थी उनको वापस करें। पर ये तो मुस्लिम और सिख का हिम्मत थी कि उन्होंने बजाय कि वो अपने पास रखने के उन्होंने देश को समर्पित कर दिया। इस बात का ध्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ होना चाहिए। और जो सरदार मनमोहन सिंह ने कहा वो एक बहुत बड़ी बात थी और उसी का नतीजा हुआ कि सिख और मुस्लिम जो हैं वो मनमोहन सिंह जी के साथ खड़े हुए और देश में एक नया समाज
सामाजिक तंत्र खड़ा हुआ जो सबको लेकर, सबको साथ लेकर चलता था। आज मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से, उसके पास मुस्लिम की हिस्सेदारी कितनी है, बीजेपी में कितने लोग मंत्री हैं और कितने लोगों को केवल ये कह देना कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास करेंगे, ये केवल फिजूल का नारा है, ये केवल एक शगुफा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस भाषण से अब जो 4 फेज़ बचे हैं या 5 फेज़ बचे हैं, 4 फेज़ अब बचे हैं, उसका काफ़ी उसमें असर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये बहकी इन्होंने बातें की, चाहे मंगलसूत्र को लेकर इन्होंने बात की हो, चाहे इस तरीके से मुस्लिम विरोधी इन्होंने एंटी मुस्लिम जिस तरीके से इन्होंने बातचीत की हो, तो मुझे लगता है जो सेकुलर गैर मुस्लिम है, जो सेकुलर हिंदू, वो भी लगता है कि इनको अब मतलब भागेगा इनको वोट देने से। सरकार नहीं चाहेगा जो इस तरह के भाषण वो दे रहे हैं। मैं जमील जी एक बात और आपसे साफ कर दूं कि मैं न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ रहा हूं। मेरे सामने सवाल ये था कि ये बातें कौन उठाएगा। ना तो कोई पार्टी उठा रही है, ना कोई दल उठा रहा है, ना कोई बात कर रहा है, तो इन बातों को कौन उठाएगा। हमने केवल और केवल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर न्यू दिल्ली लोकसभा को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ की आवाज़ पूरे देश की आवाज़ ही नहीं, पूरे विश्व की आवाज़ बनेगी कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो विचार हमारे साथ है। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है और एक तरफ RSS की विचारधारा की लड़ाई है। इन दोनों विचारधाराओं की लड़ाई में हम लोग, इसलिए न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने इसलिए चुना कि इस बात को लेकर जाया जाए। एक बात और मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वो 5 किलो अनाज देकर लोगों को कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये देश इतनी गुर्बत में है कि उसको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है 80 करोड़ को, और 2 आदमियों के हाथ में परिसंपत्ति चली गई। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या गलत किया कि जो 2 आदमियों को आपने पूरी की पूरी परिसंपत्ति उनके हाथ में पकड़ा दी। तो ये बात है, और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने भी इस बात को ठीक ढंग से उठाया कि उनकी परिसंपत्तियों का हिस्सेदारी जो है वो राष्ट्र के नाम दी जाएगी, ताकि ये जो ताकत है केवल 2 आदमियों के हाथ में बंद कर देश न रह जाए। इसलिए उन्होंने ये कहा। ना तो राहुल गांधी का ये विचार था और ना ही कांग्रेस के एजेंडे में ऐसा कोई विचार है, क्योंकि आपने सारे कारपोरेट जो अंडरटेकिंग है वो सब इनके हाथ में, अंबानी और अडानी के हाथ में दे दी। तो इसलिए उनके मन में है कि जब उनकी कोई सत्ता आएगी और उनको लोगों के बीच में, लोगों के साथ बांटा जाएगा, ताकि लोगों तक वो, और ये तरीका बहुत आसान है कि शेयर होल्डिंग है, सरकार उनको टेक ओवर कर ले और अंडरटेकिंग बना दे, तो उससे सबका हिस्सेदारी बनेगी। तो इसमें कहाँ तो मंगलसूत्र की बात आ गई, कहाँ किसी और की बात हुई। ये भावनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं भड़कानी चाहिए। इससे देश में द्वेष पैदा होता है, आपसी विवाद पैदा होता है और अमन और शांति पर ये टकराव पैदा होता है। मैं समझता हूँ, मैं अपील करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के, जो बाकी शेष जो हमारे रह गए हैं, चरण रह गए हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं की जाए और मिलकर बैठे, मिलकर बात करें, मिलकर आगे बढ़ें, और यही रास्ता है देश को। और यही भावना को लेकर हम न्यू दिल्ली लोकसभा से मैं केवल और केवल आज़ाद के तौर पर मैं उम्मीदवार हूं। मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि आप वोट मुझे, मैं कोई भिखारी नहीं हूं जो मैं वोट मांगता। मैं आपको अच्छा लगे तो मुझे अपना प्रतिनिधि बना ले, आपको नहीं लगे तो हमें प्रतिनिधि न, मैं, हमारा कोई ऐसा आशंका नहीं है। हम तो उन लोगों की जो पिछड़े हो गए, जिनकी कोई बात नहीं सुन रहा, ना मुसलमान की ना सिख को एलिनिएट कर दिया, उनकी बात कौन करेगा। इसलिए हमें ये 15 दिन का जो मौका मिलेगा, हम लोगों के बीच में ये बात करेंगे। मुझे एहसास है कि लोग इस बात को सुनेंगे और विचार करेंगे। अगर उनको ये अच्छा लगेगा कि ऐसा प्रतिनिधि उनके पास आना चाहिए, तो मैं उनसे अपील